ओके, अभी साउंड आ रही होगी। ठीक है, फाइन। ओके, अभी कमेंट करके बताइए साउंड ठीक है ना। अब आ गई ना साउंड? बच्चा पार्टी, अब बताओ साउंड आ गई ना। अब तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। अरे बाबा बताओ बच्चों, क्या अभी भी इशू है क्या? अब तो ठीक है, साउंड तो आ चुकी है यहां से तो। अब नहीं आ रही है? क्लियर है? ओके, अब ठीक है ना, साउंड क्लियर। चलो फिर अब स्टार्ट करें अपनी क्लास। यस मैम, नाउ ऑडिबल। ओके, एम आई ऑडिबल? ठीक है, चलो अपने वो एक वायर है, थोड़ा प्रॉब्लम करता है, मुझे लगता है ये पता नहीं क्यों प्रॉब्लम करने लग जाता है। अचानक ही एकदम सही चलता है और फिर पता नहीं किसी दिन प्रॉब्लम करने लग जाता है। एवरीथिंग वाज ओके। ओके चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम। आज सबसे पहले तो गुड इवनिंग, राम राम, जय श्री राम, और साथ में आपका अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जो भी चीज आपको कनेक्ट करती है वो सब मेरी तरफ से गुड इवनिंग। वेलकम टू थिंक एसएससी। और अपना ये जो साइंस स्पेशल का बैच है, इसमें हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम में मैंने बताया था 3 टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं, सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, टीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एएनएस यानी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो 2 ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। एक हमारा ब्रेन, देखो सेंटर में है ना, ह्यूमन ब्रेन, और ब्रेन से जो पीछे की तरफ एक नस निकलती है मोटी, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरू रज्जु कहते हैं। ये दोनों हमें पढ़ना है, ये दोनों हमें पढ़ना है ना। और ह्यूमन ब्रेन उसके बाद हमने स्टार्ट किया था, मैंने कहा था पहले ह्यूमन ब्रेन पढ़ाऊंगी, फिर स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाऊंगी, फिर न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी, फिर थोड़ी सी कुछ बीमारियां पढ़ाऊंगी, तब समझना ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। अब ह्यूमन ब्रेन में सबसे पहले देखते हैं हम लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था ब्रेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। उसके बाद मैंने बताया था कि ये जो हिंड ब्रेन होता है, यानी कि एचबी, यानी कि हिंड ब्रेन, जो पोस्ट मस्तिष्क है, ये जो पीछे वाला ब्रेन होता है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे मैंने बताया था पोन्स या पोन्स वेरोलाई, पोन्स या पोन्स वेरोलाई। 2 नंबर पे हमने पढ़ा था मेडुला ऑब्लंगेटा, और 3 नंबर पे होता है सेरेबेलम। सेरेबेलम जिसको हम छोटा दिमाग भी कहते हैं और जिसको हिंदी में हम अनुमस्तिष्क कहते हैं। अनु का मतलब होता है संस्कृत में पीछे, पीछे वाला दिमाग। तो इनमें तीनों में छोटा कौन सा होता है? सेरेबेलम सबसे छोटा होता है। ये हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में, हमने, याद होगा आपको बिल्कुल। पर डे क्लास की टाइमिंग, मेरी क्लास की टाइमिंग एक ही चलती है बच्चा, वो है 6 से 7। मेरी क्लासेस हमेशा कंटिन्यू रहती हैं। कल जन्माष्टमी था, जन्माष्टमी की छुट्टी थी, ऑफिस बंद था, तो मैं क्लास नहीं ले पाई, लेकिन फिर भी छुट्टी होने के बावजूद भी छुट्टी रही, इसलिए मैंने आपकी कल भी क्लास लगवा ली है। कल शनिवार है, शनिवार को मैं जनरली क्लास नहीं लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा लगवा लेती हूँ, कोई बात नहीं, जो जन्माष्टमी की छुट्टी हुई वो अपन वहां क्लियर कर लेंगे। मुझे मेरी क्लासेस में कोई शिकायत नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ। इनफैक्ट सबसे आगे सिलेबस मेरा ही चल रहा होगा। अब केमिस्ट्री की क्लास की प्रॉब्लम है, वो मैंने आपको टेक्निकल वो जो शेड्यूल देखते हैं उनको मैंने बोल दिया है, वो कह रहे थे मैम मंडे से हम केमिस्ट्री की क्लासेस ज्यादा लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी अब केमिस्ट्री वाले सर आपकी क्लास लें तो उनको रिक्वेस्ट कर देना कि सर प्लीज केमिस्ट्री क्लास थोड़ी ज्यादा लगा दे। बाकी मेरा एकदम बढ़िया है, मैं सही चल रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस मैं ही खत्म करने वाली हूँ आपके बैच में। चलिए, तो हमने पढ़ा ह्यूमन, लेकिन अभी बहुत सिलेबस बाकी है, ये मत सोचना अभी तो बहुत लंबा चलना है। ह्यूमन ब्रेन, ये हिंड ब्रेन में 3 पार्ट थे, ये हम पढ़ चुके थे। सेरेबेलम हमने पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था सेरेबेलम के बारे में? कि ये बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है। जब आप उठ रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, सो रहे हो, बैठ रहे हो, खड़े हो, तो आपके बॉडी का जो बैलेंस है, गाड़ी चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, चाहे आप हेलीकॉप्टर चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, उस समय आपके बॉडी के बैलेंस को बनाने का काम किसका होता है? सेरेबेलम का होता है। अब आज हमें क्या पढ़ना है? पहले हम पढ़ेंगे मेडुला ऑब्लंगेटा, फिर हम पढ़ेंगे पोन्स वेरोलाई, फिर हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन, फिर हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं उसके बारे में। चलिए फटाक से लिखो फंक्शंस ऑफ एमओ। सेरेबेलम पढ़ चुके थे, हिंड ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था हमने, पहला हम पढ़ चुके थे। अब दूसरा लिखो मेडुला ऑब्लंगेटा। और बच्चा ये नाम अब जैसा है आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा मैं बताऊं, कभी कभी ना एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है ना इससे, मेडुला ऑब्लंगेटा से,
तो वो ना पूरा नाम नहीं लिखता है, एग्जाम में ना कभी कभी मेडुला लिख देता है, तो वहां पर आप ये मत सोचना कि मेडुला कौन सा है, वो यही मेडुला है। कभी कभी ब्रेन के पूरे पार्ट नहीं लिखता है। एक बार मुझे पेपर याद नहीं है, शायद बीपीएससी का एग्जाम का पेपर होगा जहां तक मुझे लगता है, उसमें लिखा हुआ था मेडुला का फंक्शन, कुछ ऐसा करके क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसमें आगे ऑब्लंगेटा नहीं लिखा हुआ था। तो आपको समझ जाना है मेडुला ऑब्लंगेटा के काम क्या है। पहले हम हिंदी में लिख दें, नहीं तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे गुस्सा हो जाएंगे। और आज हम आपको क्लास में ये भी बताएंगे कि आपको बुक कैसे परचेज करनी है ना। जो मेरी 2 किताबें हैं, बहुत दिनों से जो बच्चे इंतजार कर रहे थे कि मैम बुक कब आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं, वो वापस कब स्टॉक में आएंगी, तो आज हम सारी बातें वो भी करेंगे आपसे। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है? ऑब्लंगेटा शॉर्ट फॉर्म में हम जब भी कभी से लिखेंगे ना, तो इसको MO लिखेंगे, तो आपको समझ जाना है बच्चा। मेडुला ऑब्लंगेटा ना क्या काम करता है, हमारे बॉडी में जितनी भी इनवॉलेंट्री रिएक्शंस होती है ना, इनवॉलेंट्री अनैच्छिक क्रियाएं, एक होता है टर्म इंग्लिश में वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है जो मेरी मर्जी से हो, जो मेरी इच्छा से हो रही है। जैसे मैंने पेन यहां फेंक दिया, मेरी इच्छा हुई, मैंने वापस उठा लिया इस पेन को, तो ये मेरी इच्छा है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं एक दिन के अंदर जिसपे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, जो मेरी इच्छा से नहीं होती है भैया। ऐसी रिएक्शंस को कंट्रोल करता है MO, यानी वो किसकी इच्छा से चलती हैं, वो इनकी इच्छा से चलती हैं। तो ये यहां पर आप लिखोगे इट कंट्रोल्स ऑन इनवॉलेंट्री रिएक्शंस। इसका काम होता है हमारे बॉडी में जितनी भी इनवॉलेंट्री रिएक्शंस होती हैं उन पर बैलेंस बना के रखना, या उनको कंट्रोल करना, उनको करवाना, उनको खत्म करवाना, है ना। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है अनैच्छिक क्रियाएं, यानी कि जो हमारी इच्छा से नहीं हो रही है, वो भैया इसकी इच्छा से होती है। जैसे आप बोलोगे मैम कुछ एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल, सांस लेना, रेस्पिरेशन। क्या मेरा रेस्पिरेशन पे कंट्रोल है? नहीं है ना। कभी आपने सोचा आज तो बहुत सांस ले लिया यार, अब 2 दिन सांस नहीं लूंगा, फिर तीसरे दिन वापस से सांस लूंगा। हिचकी आने पे कोई कंट्रोल है क्या? छींक आना कोई कंट्रोल है? खराटे लेना कंट्रोल है? बर्पिंग, डकार लेना, ये सारी होती हैं इनवॉलेंट्री रिएक्शंस, अनैच्छिक क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसको कंट्रोल करने के लिए हमें भगवान ने क्या दिया है, ब्रेन में एक हिस्सा दिया है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ह्यूमन बॉडी में इनवॉलेंट्री रिएक्शंस को कौन सा ब्रेन का हिस्सा कंट्रोल करता है, आप बताओगे मेडुला ऑब्लंगेटा। अब बच्चों ये जो इनवॉलेंट्री रिएक्शंस होती है ना, ये भी 2 टाइप की होती हैं। ये भी कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? तो लिखिएगा जरा, एक तरफ लिखो वाइटल रिएक्शंस। वाइटल रिएक्शंस हिंदी में बोलेंगे जैविक क्रियाएं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लीजिए जैविक अभिक्रियाएं या जैविक क्रियाएं, यानी कि इनवॉलेंट्री जो रिएक्शंस है वो 2 नेचर की होती है, 2 प्रकृति की होती है। दूसरी तरफ लिखोगे एसेसरी इनवॉलेंट्री रिएक्शंस या एसेसरी रिएक्शन। रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में RXN लिखते हैं, तो मैंने RXN लिख दिया, ठीक है। सहायक क्रियाएं। अब सबसे पहले तो आप एक पॉइंट समझने की कोशिश ये करना, इनवॉलेंट्री ये भी है, फिर मैम डिफरेंस क्या हुआ? सुनना जरा, ये ऐसी इनवॉलेंट्री रिएक्शंस हैं कि अगर इनमें से एक भी नहीं हुई, अगर एक भी रिएक्शन की एब्सेंस हो गई, यानी कि अनुपस्थिति हो गई एक की भी, तो बच्चा आपके शरीर की डेथ हो जाएगी, आप मर जाओगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। यानी कि मैम ऐसी इनवॉलेंट्री रिएक्शंस जो नहीं होंगी तो हमारे शरीर की डेथ हो जाएगी, यानी कि जो जिंदा रखने के लिए जरूरी है और जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसी इनवॉलेंट्री रिएक्शंस वाइटल रिएक्शंस कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल देती हूं, हार्ट बीट, हृदय की धड़कन। हमारा हार्ट बीट कर रहा है, अगर जिस दिन आपके हार्ट ने बीट करना बंद कर दिया, आपकी धड़कनें जिस दिन, देखो आपकी हार्ट बीट ऐसे चलती है, ऐसे ग्राफ बन रहा है, जिस दिन ये ग्राफ ऐसे गिर गया ना, ऐसे सीधा हो गया, उस दिन आपकी डेथ हो गई। यानी कि आपका हार्ट बीट ना होने का मतलब है हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया, आप मर गए हो। तो हार्ट बीट पे कोई कंट्रोल नहीं है हमारा। इसको कौन कंट्रोल करता है? तो इसको मेडुला कंट्रोल करता है। कब कितनी हार्ट बीट बननी है, कम होनी है, ज्यादा होगी तो उसे कम करना है, कम होगी तो उसे ज्यादा करना है।
ये सारा किसका काम है? ये सारा मेडुला ऑब्लंगेटा का काम है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरी लिखो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, यानी कि सांस लेना, कितना सांस लेना है, कब लेना है। अगर सांस नहीं लिया तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, आपकी डेथ हो जाएगी, आप मर जाओगे। ठीक है, आप सोचते होंगे ना मैम जब देखती तो यही बोलती रहती हैं आपकी डेथ हो जाएगी, आप मर जाओगे। आप में मैं भी शामिल हूं, आप, मैं, सब लोगों की बात कर रही हूं मैं। थर्ड लिखो ब्लड प्रेशर। अगर आपके ब्लड में प्रेशर नहीं रहेगा, अगर आपका बीपी ज्यादा हो गया तब भी आप मर सकते हो हार्ट अटैक से, कम हो गया तब भी आप मर सकते हो हार्ट अटैक से। यानी कि रक्त दाब एकदम कंट्रोल रहना चाहिए। नेक्स्ट आप लिखो ब्लड सर्कुलेशन। अगर आपका खून चारों तरफ नहीं घूमेगा आपके बॉडी में, अगर रक्त का परिसंचरण रुक गया तो बच्चा समझ जाना ऑक्सीजन का भी सर्कुलेशन रुक गया, यानी कि आपके शरीर की डेथ होने वाली है या हो गई है। तो आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा वो सुनो। हाँ जी भाई विवेकानंद कुमार, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हार्ट बीट को ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है, ब्लड सर्कुलेशन को कौन कंट्रोल करता है। ऐसे ही एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट, यानी कि हमारे बॉडी में जो नुकसान पहुंचाने वाले उत्पाद बनते हैं उनको बाहर निकालना। अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा तो हमारे बॉडी में यूरिया, यूरिक एसिड ज्यादा जम जाएगा और आप मर जाओगे। इंसान किडनी फेल होने से क्यों मर जाता है? अगर किसी इंसान की दोनों किडनी फेल होगी तो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि उसके बॉडी में ब्लड फिल्टर नहीं हो पा रहा है, यानी ब्लड में टॉक्सिक कंपाउंड ज्यादा हो गए। मरना तो है ही ना, ब्लड में यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया बहुत ज्यादा हो गया तो उसकी डेथ तो होनी तय है। समझ रहे? तो इनमें से कोई भी अगर आ जाए तो ये सारे फंक्शन किसके हैं? ये सारे फंक्शंस मेडुला करता है। और ये रिएक्शंस कैसी हैं? ये वाइटल इनवॉलेंट्री रिएक्शंस हैं बच्चा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं मैम एसेसरी रिएक्शंस क्या होती हैं। एसेसरी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो नेचर में इनवॉलेंट्री हैं। आप ना इनको कंट्रोल कर सकते हो ना इनको कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन बच्चा अगर ये नहीं हुई, अगर इनकी एब्सेंस हुई तो आप मरोगे नहीं, यानी बॉडी डजंट डाई, डेथ नहीं होगी, यानी कि शरीर मरेगा नहीं। इसका मतलब मैम ये रेगुलर नहीं होती है। अगर रेगुलर होती तो भैया फिर कैसे सरवाइव करते हैं इनके बिना? ये डेली होती है, आपका हार्ट बीट डेली हो रहा है, एक्सक्रीशन डेली करते हो आप, ब्लड सर्कुलेशन डेली हो रहा है आपका, ये 1 मिनट भी नहीं रुक सकती ये चीजें। लेकिन ये कभी कभी होती है। फॉर एग्जाम्पल स्नोरिंग। स्नोरिंग का मतलब होता है खराटे लेना, यानी कि खराटे लेने पर किसी का भी कोई कंट्रोल है नहीं है। लेकिन खराटे नहीं आए तो क्या मर रहे हो? क्या नहीं मर रहे ना। तो ये भी हुआ तो इनवॉलेंट्री, लेकिन ये नहीं हुआ तो मरे नहीं हम, तो मरोगे नहीं आप। नेक्स्ट जैसे आप लिखो, जैसे बर्प। बर्प का मतलब होता है डकार करना या डकार लेना। अब डकार भाई कभी कभी 2 महीने तक नहीं आती तो मर थोड़ी ना गए हो आप। नेक्स्ट लिखो हिकअप्स। हिकअप्स का मतलब होता है हिचकी आना। हिचकी क्यों आती है? आप बोलोगे मैम जब कोई याद करता है तो हिचकी आती है। हट, साइंस ऐसी चीजें थोड़ी मानती है कि कोई याद करता है तो हिचकी आ गई है। नहीं, हिचकी आती है आपके यहां पर, इस जहां पे चेस्ट खत्म होता है, पेट शुरू होता है ना, तो बीच में एक ऑर्गन होता है डायफ्राम, ऐसे सी आकार का। उस डायफ्राम में जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है, CO2 कम होती है, तो आपको हिचकी आती है। आपके बॉडी में डायफ्राम के पास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया, तब आपको हिचकी आती है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये चीजें। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो स्नीजिंग। स्नीजिंग का मतलब होता है छींकना, यानी कि छींक आने पर कोई कंट्रोल तो नहीं है। कभी ऐसे सोचा आज तो बस 1 घंटे तक छींकता ही रहूंगा, है? या छींक आ रही है तो कभी आप रोकते हो? हाँ, ऐसे होता है कि कुछ लोग ध्यान डाइवर्ट कर लेते हैं, कुछ लोग नाक बंद कर देते हैं तो छींक थोड़ी छोटी आ जाती है ना, साउंड कम आती है छींक में, वो बात अलग होती है। लेकिन आप इस पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके पेट से गैस पास होती है, फार्ट करना, है ना। तो ये सारे के सारे ऐसी रिएक्शंस हैं जो नहीं हो रही हैं तो मरोगे नहीं। लेकिन बच्चा आपको ये पता होना चाहिए कि ये भी इनवॉलेंट्री रिएक्शंस हैं।
ये भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तो इन सबको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, अनैच्छिक क्रियाओं पर ह्यूमन मस्तिष्क यानी ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है। दूसरा सबसे ज्यादा ये आता है, हिकअप्स और स्नीजिंग यानी हिचकी आना, छींक आना, ब्रेन का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है। तीसरा, इनमें से कोई भी एग्जाम्पल दे सकता है, इनमें से कोई भी एग्जाम्पल देके पूछ सकता है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, या आपसे पूछेगा बच्चा, या आपसे पूछेगा इसके साथ कि भाई इनको कौन कंट्रोल करता है, या तो पूछेगा इसमें से कौन सी किस टाइप की रिएक्शन है। ऐसे भी पूछ सकता है, 5-6 ऑप्शन दिए और पूछ लिया आपसे कि इनमें से कौन सी इनवॉलेंट्री रिएक्शन है। ऐसे भी करके पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कैसे भी आए, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग है तो हम तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से डरने वाले आदमी नहीं है ना, हमने इतना अच्छे से साइंस पढ़ा है तो हमें क्या जरूरत है। तो समझ में आ गया, हिंड ब्रेन की 3 हिस्से थे। सेरेबेलम ने बॉडी का बैलेंस बनाया, आप क्या बोल रहे हो, किससे किस लैंग्वेज में बोल रहे हो, आपकी स्पीकिंग पावर को कंट्रोल किया। और तीसरा, मेडुला ने ये काम कर दिया, अपना मेडुला ये कर दिया। अब चलते हैं, जो पीछे वाला ब्रेन था उसका तीसरा हिस्सा बचा आपका। तीसरा बोले तो पोन्स। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ पोन्स लिखा हुआ आएगा और कभी कभी पोन्स वेरोलाई लिखा हुआ भी आ सकता है, वो आपके एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। पोन्स वेरोलाई, पोन्स वेरोलाई क्या काम करता है, ये तीनों पढ़ लोगे तो अपना हिंड ब्रेन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा देखो, पोन्स वेरोलाई को समझने से पहले आप ये समझो, मैम बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन है, बट अच्छा रुक जाओ शांतनु जी रुक जाओ। देखो, ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल यानी कि लंबाई में लंबी कौन सी है, तो आपका आंसर हमेशा न्यूरॉन होगा। लेकिन पूछे लार्जेस्ट कौन सी है, तो लड़कियों के अंदर जो हर महीने क्या बनते हैं, हर महीने बनते हैं बच्चा एग, अंडाणु बनते हैं, वो होती है सबसे बड़ी। देखो बड़ी पूछेगा तो पूछना है, आपको लिखना है फीमेल एग, यानी कि जो लड़कियों के अंदर अंडे बनते हैं वो बड़ा होता है। और पूछे लंबी कौन सी है, तो लंबी आपका न्यूरॉन आंसर होगा। और आगे चलकर मैं आपको पढ़ाऊंगी या फिर आपको पढ़ाया भी होगा मैंने कि आरबीसी सबसे छोटी होती है। ये सब तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये सब तो आपको मतलब ऐसी किसी किताब में मिल जाएंगे, ये सब तो आप ऐसे ही कर दोगे क्वेश्चंस सॉल्व। चलो आओ अब बात करते हैं कि पोन्स वेरोलाई कैसे काम करता है। ठीक है, हो गया आपका, जिसने भी डाउट पूछा था मैंने आपका बता दिया है, डाउट आपका क्लियर कर दिया है। मैं ना एक यार चीज देख रही थी, आपके बैच में डलवाने का सोच रही थी, चलो फिर बाद में देखूंगे, क्लास के लास्ट में देखोगे। हाँ चलो, पोन्स वेरोलाई क्या काम करता है। पोन्स वेरोलाई के फंक्शन को समझने से पहले मेरी बात समझो। पोस्ट ऑफिस होता है ना, पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है पोन्स वेरोलाई। कैसे? देखो पोस्ट ऑफिस है ऐसे, आप रहते हो जयपुर में, आपने एक कोरियर भेजा है ना, बोला कि जयपुर से मेरा ये मुंबई भेजना है मुझे, तो जयपुर से कोरियर आया पोस्ट ऑफिस में, और पोस्ट ऑफिस से फिर गया या ट्रांसपोर्टेशन से, और फिर डाकिया लेके गया मुंबई में आपको जहां भेजना था उस जगह। यानी कि पोस्ट ऑफिस ने डिसाइड करके दिया कि भाई ये जयपुर से आया कोरियर तो ये मुंबई जाना है। ऐसे ही एक कोरियर आया अहमदाबाद से, तो भाई ये पटना जाना है तो पटना भेज दिया। एक कोरियर आया आपका मान लो जबलपुर से, और इसको भेजना कहां पर है, मथुरा भेजना है। ठीक है, तो यानी कि जिस तरीके से पोस्ट ऑफिस में अलग अलग शहर से डाक आती है और फिर अलग अलग शहर जाती है, यही काम तो है पोस्ट ऑफिस का। अलग अलग शहरों से डाक आई, फिर कौन सी डाक किस शहर जाएगी, ये पोस्ट ऑफिस में यहाँ पे क्या बैठे होंगे, बहुत सारे वर्कर्स बैठे होंगे, वो इनको यहाँ पे भेजने का काम करते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे बॉडी में पोन्स वेरोलाई एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। कैसे? सुनो जरा कैसे करता है ये पोन्स वेरोलाई पोस्ट ऑफिस की तरह काम। तो बच्चों, हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, यानी बॉडी ऑर्गन्स हैं। बिल्कुल है मैम, यानी कि बॉडी पार्ट्स लिखूं या बॉडी ऑर्गन्स लिखूं, बात तो बराबर होती है ना, बॉडी के पार्ट यानी ऑर्गन। ठीक है, शरीर में अंग हैं, हाँ जी मैम, शरीर के अंग हैं, और सारे के सारे अंगों को कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन। भाई भगवान ने इसको सबसे ऊपर यहां क्यों दिया? दिमाग घुटने में भी हो सकता था, कोहनी में भी हो सकता था, रीढ़ की हड्डी में पीछे दिमाग हो सकता था, यही क्यों है? क्योंकि इसके अंडर में रहते हैं सारे ऑर्गन्स, सारे ऑर्गन्स को कमांड और कंट्रोल यही भेजने का काम करता है, इसलिए भगवान ने इसकी जगह भी सुपीरियर जगह रखी है। ठीक है, तो बॉडी पार्ट्स यानी बॉडी ऑर्गन्स से अलग अलग सिग्नल आते हैं। जैसे मान लो एक सिग्नल आया आपकी स्किन से आया, आपकी त्वचा से आया, त्वचा से कैसा सिग्नल आया, आपको किसी ने इंजेक्शन चुभाया,
है ना, तो दर्द हुआ, तो ये कहाँ से आया, स्किन में लगा ना इंजेक्शन, तो दर्द आया। अब इस दर्द के सिग्नल किसके पास जाएंगे, ब्रेन के पास। तो मान लो हाथ में किसी ने इंजेक्शन लगाया, तो ये बॉडी ऑर्गन हो गया। अब इस हाथ से जो मैसेज आया है वो ब्रेन के किस हिस्से में जाएगा, भाई ब्रेन के अलग अलग हिस्से का अलग अलग काम है, सारे एक साथ एक जैसे काम कर लेंगे तो तार आपस में भिड़ जाएंगे, तो फिर काम नहीं चलता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो मान लो एक स्किन हो गया आपका ऑर्गन, दूसरा आप मान लो कि आपकी आंख से सिग्नल आया, कोई आई से आया, या मान लो ईयर से आया, यानी कि आंख और कान से आया। तीसरा आपका सिग्नल आया आपके हार्ट से, आपके हृदय से, हार्ट ने कोई मैसेज भेजा मान लो। ये बॉडी ऑर्गन्स है, तो ये मैसेज पहले कहाँ आएगा, पहले डाक कहाँ जाती है, पोस्ट ऑफिस में जाती है। तो ऐसे ही ये मैसेज भी कहाँ जाएगा, पोस्ट ऑफिस में, ये मैसेज भी कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस में। अब पोस्ट ऑफिस कौन है, पोन्स है। तो ये सारे के सारे मैसेज, ये सारे के सारे स्टिमुलेशन, ये सारे के सारे उद्दीपन पोन्स के पास आए। अब पोन्स डिसाइड करेगा कि ये मैसेज स्किन से आया है तो ये ब्रेन के किस हिस्से में जाना है, यानी कि मैम यहां पर होंगे हमारे ब्रेन पार्ट्स, दिमाग के हिस्से। तो बच्चों पहले से ही डिसाइडेड है कि स्किन से आने वाले सिग्नल कौन से ब्रेन के पास जाएंगे। तो पोन्स उस मैसेज को भेजेगा, फेंकेगा किसके पास, ब्रेन के पार्ट के पास। और जो स्किन से मैसेज आते हैं ना, वो जाते हैं फोर ब्रेन में, अग्र मस्तिष्क में जाते हैं। ऐसे ही आंख और कान से आते हैं, वो मिड ब्रेन में, मध्य मस्तिष्क में जाते हैं। और हार्ट से जो आता है वो हिंड ब्रेन में जाता है। अभी तो पढ़ा, हिंड ब्रेन में हार्ट बीट कौन कंट्रोल करता है, मेडुला कंट्रोल करता है। तो आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि हमारे बॉडी पार्ट से अलग अलग जो मैसेज आते हैं, अलग अलग जो स्टिम्युलेशन आते हैं, वो पोस्ट ऑफिस यानी पोन्स के पास आते हैं। और फिर पोन्स क्या करता है, पोन्स भेजेगा कहां पर, ब्रेन के पार्ट्स के पास, कि भाई अच्छा इस ऑर्गन से आया मैसेज तो ब्रेन के इस पार्ट के पास, इससे आया है तो ब्रेन के इस पार्ट के पास, इससे आया है तो ब्रेन के इस पार्ट के पास। जैसे पोस्ट ऑफिस में डाक कहां से आई है तो कहां जाएंगी, पहले से डिसाइडेड है, जयपुर से आई है मुंबई जाना है, भाई लिखा हुआ उसके ऊपर एड्रेस। ठीक ऐसे ही पोन्स ने काम किया। इसका मतलब मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि पोन्स वेरोलाई बॉडी पार्ट्स को ब्रेन पार्ट से कनेक्ट करता है। यस, ब्रिज की तरह काम करता है। होता है ना ब्रिज पे, एक इधर रोड है एक इधर रोड है, बीच में ब्रिज बना दिया, तो इधर वाली रोड पे जाना है तो इस ब्रिज से ऐसे चले जाओ। तो हमारे बॉडी में ये बॉडी पार्ट्स को ब्रेन पार्ट से कनेक्ट करने वाला ब्रिज है। और यही एग्जाम का क्वेश्चन है, यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एग्जाम में कैसे आता है बच्चा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उस ब्रेन के पार्ट का नाम बताओ जो हमारे बॉडी पार्ट्स को ब्रेन पार्ट से कनेक्ट करने का काम करता है। यानी कि हमारे शरीर के अलग अलग अंगों से जो मैसेज आते हैं, उन सारे मैसेज को हमारे ब्रेन के किस भाग में जाना है, फिर ब्रेन का पार्ट जहां से मैसेज आया है उस मैसेज को पहचानेगा और उस पर रिस्पॉन्स देगा। समझ में आ गई मेरी बात। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, समझ जाओगे कि पोन्स वेरोलाई ने क्या काम करा है। बड़ा सिंपल सा काम है कि भाई हमारे ब्रेन के अलग अलग अंगों से अलग अलग टाइप के मैसेज आते हैं, तो पोन्स क्या करता है, उन अलग अलग टाइप के मैसेज को कहां पर, हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्से पे ट्रांसफर करने का काम कर देता है भाई। इसका मतलब बॉडी पार्ट्स को ब्रेन पार्ट से जोड़ने का काम करता है। मैम क्वेश्चन तो एक ही बन सकता है, यहां से बिल्कुल एक ही क्वेश्चन बनेगा, और एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि ऐसा ही बनेगा। समझ में आ गया। तो इसी के साथ हमने हिंड ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया और तीनों पार्ट के हमने फंक्शन पढ़ लिए। यानी कि हिंड ब्रेन मैम 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। बिल्कुल, हिंड ब्रेन 3 हिस्सों में डिवाइडेड था। कौन कौन सा, पोन्स वेरोलाई, मेडुला, सेरेबेलम। सेरेबेलम का अपना काम है, पोन्स का अपना काम है, मेडुला का अपना काम है। तीनों के काम हो गए, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय, पढ़ लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। अब आ जाओ जरा, हिंड ब्रेन कंप्लीट कर लिया, अब पढ़ेंगे हम मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन जिसको हम मध्य मस्तिष्क बोलते हैं, यानी कि जो सेंटर में है, बीच में है। और बच्चा कहां पे होता है, अभी आपको बता देते हैं। ये वाला हिस्सा, ये वाला मिड ब्रेन है। ये फोर ब्रेन हो गया, ये मिड ब्रेन, ये यहां फिर है हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन मैंने बताया था सबसे छोटा पार्ट होता है। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। यह है हमारे
मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है, कोई नई बात नहीं है, सबसे छोटा है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तीनों में छोटा कौन सा होता है? मिड ब्रेन। पढ़ा चुकी हूँ। फोर ब्रेन 2/3 भाग होता है, सबसे बड़ा होता है, मिड ब्रेन सबसे छोटा होता है। मिड ब्रेन का आगे कोई हिस्सा ही नहीं होता बेचारे का, अब छोटा है तो क्या हिस्सा होगा उसका। ठीक है, चलो बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन क्या करता है? अब मिड ब्रेन का फंक्शन समझने से पहले ये बताओ, क्या आप जानते हो हमारे बॉडी में सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स का मतलब होता है जो ऑर्गन हमें किसी भी चीज का सेंस दे, सेंस दे, हिंदी में संवेदी अंग कहलाते हैं, सेंस देते हैं। अब किस किस का सेंस? सूंघने का, देखने का, टेस्ट का, ये सारे क्या है? ये सारे सेंस ही तो हैं। कितने होते हैं? हमारे बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं। पहला है आईज, आंखें। आंखें किसका? देखने का सेंस। मैं देख पा रही हूं, आप मुझे देख पा रहे हो, यानी कि आंखों में सेंस हो रहा है, ये सेंस बन रहा है। दूसरा ईयर, कान, सुनने का। तीसरा टंग, जीभ, टेस्ट का, कैसा टेस्ट है, खट्टा, मीठा, कड़वा, कैसा है। उसके बाद फोर्थ पे नोज, नोज का मतलब है नाक, स्मेल, गंधक की पहचान करवाना। किसकी स्मेल है? हलवा बन रहा है, खुशबू आ गई। डस्टबिन के डिब्बे से पास में गए, बदबू आ गई। और 5वां स्किन, त्वचा। किसी ने चांटा मारा तो स्किन पे तो मारा चांटा, दर्द हुआ। सर्दी लगना, गर्मी लगना, किसी ने इंजेक्शन चुभो दिया, कांटा चुभ गया तो दर्द, दर्द का। इसका मतलब 5 सेंसरी ऑर्गन है ना। इन 5 में सबसे बड़ा कौन सा होता है? स्किन, त्वचा होती है आपकी सबसे बड़ी। अब मिड ब्रेन क्या करता है वो सुन लो। मिड ब्रेन हमारे 2 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। कौन कौन से? आई एंड ईयर, आंख और कान। सबसे पहले बच्चा आप ये बताओ, आई का काम क्या है? आईज का काम है विजुअल पावर, यानी कि देखने की क्षमता। देखने की क्षमता, आपने कोई चीज देखी, जैसे मेरे सामने कैमरा लगा है, कैमरा देखा, देखा तो कैमरे की इमेज तो मेरी आंख के ऊपर पर्दा होता है जिसको हम रेटिना बोलते हैं, जिसको हम स्क्रीन बोलते हैं, पर्दा बोलते हैं। जैसे टीवी में पर्दा होता है जिसपे इमेज चलती है, वैसे हमारी आंख में रेटिना होता है। आगे पढ़ाएंगे मैं आपको आई की स्ट्रक्चर। तो उस पे पर्दे पे इमेज बन जाती है। ये इमेज बन तो गई मेरी आंख पे, लेकिन बच्चों फिर ऑप्टिक नर्व से होते हुए सिग्नल मेरे ब्रेन के पास जाते हैं। अब ये इमेज किसकी है, कौन से कलर की है? अरे ये तो कैमरा है, काले कलर का है। ये कैमरा तो लाइट से चलता है, ये कैमरा तो सोनी कंपनी का है, इस कैमरे में तो फोटो जाती है। ये सेंस कौन दे रहा है? ये दे रहा है। ताजमहल देखने गए, पहली बार आपने ताजमहल को देखा, ठीक है, ताजमहल सफेद कलर का है, किसने बनवाया? ताजमहल तो बहुत सुंदर है, कितने स्तंभ है उसके अंदर, कितनी सीढ़ियां हैं, सब आपने देखा। अगली बार गए, ताजमहल की फोटो पहले से दिमाग में सेव है ना। तो वो किसने, ये सेंस कौन दे रहा है? ये कैमरे का सेंस। ये एसी है, एसी क्या काम करता है, किस कलर का है ना, समझ रहे हो आप? तो इस टाइप का सेंस जो विजुअल पावर का सेंस है, ये किसका काम है? मिड ब्रेन का। नेक्स्ट ईयर, ईयर का मतलब होता है कान, यानी कि हियरिंग पावर, सुनने की क्षमता को कंट्रोल करना। हियरिंग पावर का मतलब हो गया, जैसे बच्चा समझिएगा मेरी बात, कैसी वाली हियरिंग पावर? मैं यहां पे देख रही थी, मुझे मेरी मम्मी ने आवाज दी इधर से, तो मैं इधर देखने लग गई। अब ऐसा हुआ कि मम्मी इधर से आवाज दे रही है, मैं उधर देख रही हूँ। हाँ मम्मी बोलो, किसकी आवाज है? पहचान जाती मम्मी की आवाज है, पापा की, मम्मी की, पापा, मामा, मामी किसकी आवाज है, भाई बहन किसकी आवाज है? पहचान जाऊंगी ना मैं। तो किसकी आवाज है, कहां से आवाज आई? नीचे से आई, ऊपर से आई, यहां से आई, कहां से आई, लेफ्ट राइट कहां से आई? इस टाइप का सेंस। यानी कि मतलब आपसे अगर कोई पूछ ले कि मिड ब्रेन कौन कौन से 2 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है, आपको बताना है आई एंड ईयर। आंख और कान 2 संवेदी अंगों पर नियंत्रण बना के रखता है। अब काम तो विजुअल पावर और हियरिंग पावर, देखने की क्षमता वाला और सुनने की क्षमता वाला, इन 2 पे कंट्रोल करता है। समझ में आ गई मेरी बात? चलें आगे। अब जहां पर ये मिड ब्रेन के जिस हिस्से में ये आई और ईयर के जो सेंसेस आते हैं ना बच्चा, जो आते हैं ना, उस हिस्से को कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना कहा जाता है। मिड ब्रेन का कोई हिस्सा नहीं है, मैं पहले ही बता चुकी हूं। मिड ब्रेन के जिस जगह, हिस्सा ना बोलो,
मिड ब्रेन की जिस जगह पे ये सिग्नल्स आते हैं उसको कहा जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्रिजेमिना, कैसे कैसे नाम है ना, क्वाड्रिजेमिना। अब हिंदी में कोई नाम नहीं है बच्चा, आपको हिंदी मीडियम वालों को थोड़ी तकलीफ होगी, इंग्लिश में ही याद करने पड़ेंगे। ऐसा ही आएगा, लिखा हुआ आएगा तो कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना हिंदी में लिख दिया। क्या होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना में? इस ऐसा हिस्सा है जहां पर ऐसे 4 बिंदु बने हुए होते हैं ऐसे। ये एसएससी का क्वेश्चन है बच्चा कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहाँ होता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, कोई भी ऑप्शन डाल देगा, ठीक है, कोई भी ऑप्शन डाल देगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना कुछ भी नहीं है, वो हिस्सा जहां पे सिग्नल्स आते हैं आंख और कान पे। अब आंख और कान के एक जगह तो आ नहीं सकते ना, फिर तो मिक्स हो जाएंगे भैया, तार सारे मिक्स हो जाएंगे, है ना। तो जो ऊपर वाले 2 बिंदु हैं, ऐसे 4 बिंदु होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं, इनको बोलते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। ऊपर वाले 2 को सुपीरियर कॉलिक्यूलाई बोलते हैं ना, मैं तेरे से सुपीरियर हूं, यानी कि मैं तुमसे ऊपर हूं, ठीक है। नीचे वाले को बोलते हैं इंफीरियर कोलिक्यूलाई। इंफीरियर कोलिक्यूलाई, ऊपर का, सुपीरियर का मतलब होता है थोड़ा ऊपर, इंफीरियर का मतलब होता है नीचे, बिलो, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ते होंगे आप। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना कहाँ होता है? मिड ब्रेन में होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है मैम, आ गई। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना के उस हिस्से का नाम बताओ, उस जगह का नाम बताओ जहां पर आंख वाले सिग्नल आते हैं। तो सुपीरियर कोलिक्यूलाई के पास आते हैं विजुअल रिफ्लेक्सेस, इसके पास आते हैं बच्चा आंख वाले, देखने वाले, आईज वाले। ऑप्टिक नर्व की सहायता से आंख से जितने भी विजुअल रिफ्लेक्सेस आते हैं वो सारे सुपीरियर कोलिक्यूलाई पे आते हैं। और जो ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस होते हैं, यानी कि जो सुनने वाले, आवाज, और वो आवाज सुनी ऐसे वाले, ये जो आते हैं ना, ये कहां पर आते हैं? यानी कि कान से आने वाला इंफीरियर कोलिक्यूलाई पे आता है। बस इतना पार्ट आपको याद रखना है। एक बार फिर से सुन लो मैम, 24 सितंबर को बिहार पुलिस का पेपर है, इसके लिए आप फ्यूचर टाइम से प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट कर दीजिए। जल्दी करेंगे योगेंद्र, जल्दी करते हैं, कुछ मास्टर क्लास लेके आती हूँ 5-6। यूपी कांस्टेबल में ज़्यादा नहीं पढ़ना, 5-6 क्लास करवा दूंगी बस, ज़्यादा नहीं। कांस्टेबल में कुछ ज़्यादा लेवल नहीं आता है, ऐसे बॉडी की सबसे लंबी सेल कौन सी है, सबसे छोटी सेल कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन होता है, बालों में कौन सा प्रोटीन होता है, ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं। तो इनकी कुछ फैक्चुअल नोट्स लेती हूँ, फिर वो करवा दूंगी। समझ में आ गई? मिड ब्रेन यानी कि 2 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल किया, आंख और कान से। जितने भी सेंसेस आते हैं वो सारे मिड ब्रेन के पास आते हैं, और मिड ब्रेन के इस हिस्से में आते हैं, उसको कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना कहा जाता है। कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना में 4 पॉइंट होते हैं, ऊपर वाले को सुपीरियर कोलिक्यूलाई, नीचे वाले को इंफीरियर कोलिक्यूलाई। सुपीरियर कोलिक्यूलाई पे हमेशा विजुअल रिफ्लेक्सेस आते हैं, यानी कि आईज वाले आते हैं, आंख वाले आते हैं। इंफीरियर कोलिक्यूलाई पे ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस आते हैं, यानी कि कान वाले आते हैं। दैट्स इट, इतना ही मिड ब्रेन के बारे में याद रखना है। मिड ब्रेन के आगे बेचारे के कोई पार्ट है नहीं, तो आपको याद करना नहीं है। बढ़िया है, नहीं है तो आपको भी नहीं याद करना। इसका मतलब मैम हिंड ब्रेन के 3 पार्ट कंप्लीट हो गए। पॉन्स, मेडुला, सेरेबेलम हम पहले पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। मिड ब्रेन हमारा कंप्लीट हो गया, बचा हमारा फोर ब्रेन। आ जाओ जरा लिखो फोर ब्रेन के बारे में। अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा है भैया, और आपके काम का भी है। मैं आपको बता दूं, यही बताएगा कितने होशियार हो आप किस चीज में, कैसी आपकी मैथमेटिक्स है, कैसी आपकी मेमोरी है, सब यही बताएगा। आपके काम का यही है, आपके काम का यही है। फोर ब्रेन जिसे हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। चलिए फिर जरा बात कर लेते हैं फोर ब्रेन के बारे में। सबसे पहले तो लिख दो, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। पढ़ाया था ना, 2/3 में, 2/3 ऐसे लिखा जाता है ना, 2/3 हिस्सा हमारे ब्रेन का यही है। इसका मतलब मैम इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। बिल्कुल, ये हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल भैया, ये आगे वाला ये सारा यही तो है, फोर ब्रेन ही तो है। फोर ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। फोर ब्रेन के भी 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 पे थैलेमस, 1 नंबर पे कौन सा? थैलेमस। नंबर 2 पे हाइपोथैलेमस, नंबर 2 पे कौन सा? हाइपोथैलेमस।
थैलेमस, हाइपो लगा दो बस। ये हाइपोथैलेमस मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ाया था ना, और कहा था ना ब्रेन वाले पार्ट में फिर आएगा ये। वहां पे हमने पढ़ा था एज ए ग्लैंड, एज ए ग्रंथि, कि भाई ग्रंथि की तरह कौन सा हार्मोन बना रहा था। यहां हम आज पढ़ेंगे एज ए ब्रेन पार्ट, एज ए ब्रेन के पार्ट की तरह क्या करता है ये। और तीसरा सेरेब्रम, सेरेब्रम जिसको हम प्रेमस्तिष्क बोलते हैं, प्रेमस्तिष्क, ये लो। ठीक है बच्चों, 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, तीनों के फंक्शन पढ़ने पड़ेंगे। तो जरा 1 नंबर पे लिख दो थैलेमस। क्या करता है ये थैलेमस? थैलेमस क्या करता है? कितने सेंसरी ऑर्गन थे? 5। 5 में से 2 को किसने कंट्रोल किया बताओ जरा? 2 को कंट्रोल कर दिया था मैम हमारे मिड ब्रेन ने। कितने बचे? 3। तो 3 को कौन कंट्रोल करेगा? थैलेमस। थैलेमस 3 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। जरा लिख दो कौन कौन सा? नाक, नाक का काम क्या है? स्मेल, गंधक की पहचान यही ब्रेन करवाता है। अब आप कहोगे मैम नाक से पता लगता है स्मेल? अरे भैया नाक तो एक जगह है, इस पे तो रिसेप्टर है, वो रिसेप्टर जाते किसके पास है? ब्रेन के पास। ब्रेन बताता है खुशबू किसकी है, गेंदे के फूल की, गुलाब के फूल की, गजरे के फूल की, किसकी खुशबू है? हलवे की बन रही, हलवे में भी अलग अलग हलवे की अलग अलग खुशबू आती है ना। टमाटर सड़ गया तो उसकी बदबू है क्या? तो स्मेल की पहचान पूछ ले आपसे कौन सा ब्रेन का हिस्सा करवाता है? थैलेमस। किसकी स्मेल है आपको कैसे पता लगती है? क्योंकि ये स्टोर है थैलेमस के पास पहले से। नेक्स्ट टंग। टंग का मतलब हो गया जीभ, और जीभ का काम क्या होता है? टेस्ट की पहचान करवाना। कैसा टेस्ट है? खट्टा, कड़वा, मीठा, कैसा टेस्ट आ रहा है? उस टेस्ट वाले सिग्नल सारे किसके पास जाते हैं? जीभ से, थैलेमस के पास। थैलेमस बताएगा आइसक्रीम मीठी है, दही खट्टा है, चीनी मीठी है, शहद मीठा है, ठीक है, करेला कड़वा है। समझ गए? ये कौन बताएगा? ये थैलेमस बताएगा। और तीसरा स्किन। स्किन का मतलब त्वचा। स्किन से कैसे आते हैं? सर्दी लग रही है, कोल्ड, ठंड से लग रही है स्किन से। अगर इस रूम में बहुत ज्यादा बर्फ होगी तो स्किन से मुझे ठंड लगना शुरू हो जाएगा। गर्मी लग रही है, हीट, सर्दी, गर्मी, साथ में पेन। पेन का मतलब दर्द। दर्द कैसा? जो स्किन के थ्रू आ रहा है। स्किन के थ्रू मतलब एक्सटर्नल पेन। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी दर्द, अंदर का दर्द नहीं। अंदर का दर्द जैसे पेट दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द, ये इंटरनल पेन होता है। ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ना कि थैलेमस। एक्सटर्नल पेन का मतलब है किसी ने चांटा मारा, ये दर्द, किसी ने सुई लगा दी, किसी ने इंजेक्शन लगा दिया, है ना, ये वाला दर्द। किसी ने चूंटी काट दी, बटका कर लिया किसी ने, ये वाला दर्द। एक्सटर्नल पेन मतलब जो स्किन के थ्रू आता हो, जो त्वचा के थ्रू आता हो। तो अगर आपसे पूछ ले थैलेमस ब्रेन, थैलेमस ब्रेन कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है, तो आप क्या बताओगे? नोज, टर्न, स्किन। मेरा सीपीयू का एग्जाम, सीपीयू में बहुत बायोलॉजी आती है, पता है ना आपको? सीपीयू में 50 नंबर की जीएस आती है ना। साइंस में तीनों में सबसे ज्यादा बायोलॉजी आती है, 7-8 क्वेश्चन आते हैं। समझ गए? एग्जाम में क्वेश्चन, स्मेल की कौन पहचान करवाता है, टेस्ट की कौन करवाता है, सर्दी, गर्मी, दर्द, किसी ने चांटा मारा, इंजेक्शन लगा, तो इन दर्द की पहचान कौन करवाता है? थैलेमस। थैलेमस ब्रेन का काम होता है ये सब। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस क्या करता है। चलो फिर हाइपोथैलेमस की बात कर लो 2 नंबर पे। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सबसे पहला हाइपोथैलेमस का काम क्या है? मुझे भूख लगी है, हंगर, फर्स्ट, प्यास लगी है मुझे, आज मेरा मूड तो यार चटपटा खाने का है, पकोड़े बना लो मम्मी बारिश हो रही है, आज मेरा मूड आइसक्रीम खाने का है। हॉबीज क्या है आपकी, किसमें क्या रुचि है, ठीक है। इसके अलावा मुझे तो स्विमिंग करने का मन हो रहा, मुझे तो पहाड़ों पे जाने का मन हो रहा, मेरा तो स्माइल करने का मन हो रहा, मुझे गुस्सा आ रहा, एंगर, मुझे गुस्सा आ रहा, मेरे मन में उसके लिए प्यार वाली भावनाएं हैं, मेरे मन में उसके लिए नफरत वाली, हेट वाली भावनाएं हैं। मुझे प्यार वाली भावना यानी इमोशंस, किसकी भावना, इमोशंस को हिंदी में भावना ही बोलते हैं क्या? इमोशंस किसके लिए कैसे हैं?
ये सारे काम होते हैं हाइपोथैलेमस के। सुनना जरा, भूख का लगना, प्यास का लगना ब्रेन के कौन से हिस्से से कंट्रोल किया जाता है? हाइपोथैलेमस से। मेरा स्माइल करने का मन है, बहुत हंसने का मन है, हंसी आ गई, मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत तेज, एंगर को कंट्रोल करता है स्माइल। उसके लिए मेरे मन में प्यार है, प्यार वाली फीलिंग्स है, उसके लिए उसका नाम मत लो यार, मुझे उसके नाम से चिढ़ हो गई, मुझे नफरत हो गई, नफरत वाली फीलिंग। ठीक है, किसके लिए कैसे इमोशंस हैं, प्यार वाले, नफरत वाले, उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, उसकी बातें करना अच्छा लगता है। देखो ये सब फालतू की बकवास होती है। मेरे दिल में उसके लिए जगह है, मेरा दिल उसके लिए धड़कता है, या मेरे दिल में सोनिया है, नेहा है, मैंने उसको दिल दे दिया, उसका दिल ले लिया, मेरे दिल में उसके लिए प्यार है, मेरे दिल में उसके लिए गुस्सा है, मेरे दिल में उसके लिए नफरत है। दैट्स ऑल रबिश। इस प्यार, गुस्सा, फीलिंग्स, नफरत, दिल में कुछ होता ही नहीं है। पहली बात तो मैंने आपको पढ़ा है, दिल नाम का शब्द साइंस में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये मूवीज में, टीवी में, इन सब में अच्छा लगता है सुनना। ये सारी बकवास है, ये सारी ऐसी बातें मनगढ़ंत कहानियां हैं। यानी कि लव, हेट, सारी फीलिंग्स किसका होता है? इसका। इसका बोले तो इसका। हार्ट का एक ही काम है, ब्लड को पंप करना और पंप करके ऑर्गन्स के बीच में फेंकना, वो हार्ट का काम है। और प्लीज हार्ट को वही काम करने दो, दिल से और कुछ मत करवाओ, ठीक है ना? दिल से और कुछ भी काम करवाने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ और करने लग गया ना दिल, तो फिर जो दिल का काम है वो मेन नहीं करेगा, फिर आप करने लायक नहीं बचोगे। ये सब बकवास होती है, सिर्फ मूवीज में सुनते हैं, मेरा दिल टूट गया। अरे दिल, हार्ट टूट जाएगा तो मतलब समझ रहे हो आप क्या हो जाएगा? फालतू की बातें। मेरा दिल उसके लिए धड़कता है। अच्छा, जब वो नहीं थी तो तुम्हारा दिल धड़कता नहीं था? तुम जिंदा कैसे हो इतने साल तक? तो ये सारी बकवास होती हैं। यानी कि मैम, किसी के लिए कैसे इमोशंस हैं, कैसे फीलिंग्स हैं, लव वाली, हेट वाली, किसी के साथ अच्छा लगता है, आज मेरा मूड कैसा है, आज मुझे पहाड़ पे जाने का मन कर रहा है, आज मेरा सिगरेट पीने का मन कर रहा है, आज मुझे घूमने जाना है, आज मुझे उससे मिलने जाना है, ये सारा किसका खेल है? ये सारा हाइपोथैलेमस का खेल है। और इसके साथ साथ पेन, पेन का मतलब दर्द, लेकिन ये दर्द कैसा? इस बार इंटरनल पेन। इंटरनल पेन का मतलब है आंतरिक दर्द, पेट में दर्द, सर में दर्द, पेट में दर्द हो रहा है, कौन फील करवाएगा? हाइपोथैलेमस। मेरे यहां पर इस हिस्से में दर्द हो रहा है, कौन फील करवाएगा? हाइपोथैलेमस। यार मेरे आज चेस्ट में, मेरे तो सच में हो रहा है, कल से चेस्ट में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, डर भी लग रहा है मुझे, ईसीजी करवाना पड़ेगा, पता नहीं क्या ऐसी लाइफ हो गई है। लाइफ मतलब लाइफ अच्छी है, लाइफ इज ब्यूटीफुल, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस काम वाम का, और ये थोड़ा बहुत दिनों से थोड़ा ट्रैवलिंग भी बहुत हो रही है। शादी वादी के बाद लड़कियों के लिए चीजें नॉर्मल नहीं रह जाती हैं। शादी बस लड़कों के लिए अच्छी होती है, हमें समझ में आ गया। शादी के बाद ससुराल का प्रेशर, ससुराल जाओ, हर फेस्टिवल मनाओ, बाबा रे बाबा बहुत स्ट्रेस है ना। इसलिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा मुझे ईसीजी करवाने की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज होता है ना, आप 26-27 साल एकदम अपने हिसाब से चल रहे हो, फिर एकदम से सडनली लाइफ चेंज हो जाती है। लड़कों का क्या चेंज होता है शादी के बाद? कुछ चेंज नहीं होता। लड़के बढ़िया अपने घर पे रहते हैं, उनका वही घर है, वही माँ बाप है। हमारे तो माँ बाप भी चेंज हो जाते हैं काइंड ऑफ, है ना, घर भी चेंज, कुछ समझ ही नहीं आता घर कौन सा है। वो है तो मायके जाओ तो मम्मी कहती है तुम्हारा घर वो है, ससुराल आओ तो तुम अपने घर में वो। बाबा रे बाबा, लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है। लड़की होना ही अपने आप में एक स्ट्रगलिंग चीज है भैया। चलो समझ में आ गया। पेन का मतलब इंटरनल पेन, आंतरिक दर्द, और इसके साथ साथ हमारे बॉडी का जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है ना, वो भी यही कंट्रोल करता है। यानी कि हमारे शरीर का तापमान, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कौन सा? इंटरनल। इंटरनल का मतलब आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है? अप्रोक्स 37 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए ना, वो वाला। अब बाहरी टेम्परेचर तो भाई सर्दी, बाहर बर्फ में घूमोगे तो बाहर ठंड लगेगी, बाहर वाला होएगा। गर्मी राजस्थान में जाओगे तो गर्मी लगेगी, वो थैलेमस का काम है। हाइपोथैलेमस इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, आंतरिक शरीर का जो तापमान है ना। जैसे कैसे आपका बुखार में टेम्परेचर 102 डिग्री हो गया, फिर उसको वापस कम करने का काम यही करता है। तो अगर आपसे पूछ ले एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है? थैलेमस। इंटरनल कौन करता है? तब आप कहेंगे हाइपोथैलेमस। ये सारे काम हाइपोथैलेमस के हैं। समझ में आ गए? हाँ जी। तो आपसे एग्जाम में कुछ पूछेगा, भूख लगना, प्यास लगना ब्रेन के कौन से हिस्से से कंट्रोल किया जाता है? या लव, हेट, इमोशंस, फीलिंग्स, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल दर्द हो रहा है, ये सब कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। इसलिए तो हम हाइपोथैलेमस को थर्मामीटर भी कहते हैं हमारे बॉडी का।
अब आपका लास्ट ब्रेन का हिस्सा बचा, दैट इज सेरेब्रम। वो काम का है आपके, ये हाइपोथैलेमस वगैरह को कंट्रोल में रखो। सबसे काम का कौन है? सेरेब्रम, जो हम कल पढ़ेंगे। वो बताएगा आपकी कैलकुलेशन कैसी है, मैथमेटिक्स कैसी है, रीजनिंग कैसी है, विल पावर कैसी है, मेमोरी कैसी है, वो कल बात करेंगे हम। अब हम थोड़ी सी बात कर लें कि किताब कैसे मिलेगी। बच्चा किताब आपको मिलेगी अमेज़न। मेरी ना 2 किताब हैं, आपको पता होगा। एक है डीएनए ऑफ साइंस, इसमें कंप्लीट साइंस है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साथ में एनवायरमेंटल साइंस और साइंस एंड टेक, सब कुछ मिलेगा आपको इसके अंदर। लेकिन ये अभी तक इंग्लिश मीडियम में है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को अमेज़न पे सर्च करना है डीएनए ऑफ साइंस इस नाम से, बाय काजल मैम। अमेज़न पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है, बस इतना सर्च करना डीएनए ऑफ साइंस। और इस कलर की किताब है, आप देख लीजिए। मैं थोड़ी सी कैमरे के आगे कर दूं। इतनी गंदी क्वालिटी आ रही है मेरे कैमरे की, हप क्या हो गया इसको आज? इतने बढ़िया बढ़िया कैमरे लगवाए हैं मैंने, और ये टेक्निकल टीम वाले क्या कर दिए आज ये। ठीक है, एक है बायोलॉजी वॉल्यूम 1, वो भी मैं आपको कल दिखा दूंगी। फ्लिपकार्ट बायोलॉजी वॉल्यूम 1 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम एक ही किताब में है। जिसको हिंदी में जरूरत है बायोलॉजी की, वो बायोलॉजी वॉल्यूम 1 ले लो। कंप्लीट साइंस है ये, डीएनए ऑफ साइंस ले लो। अमेजन फ्लिपकार्ट दोनों पे मिल जाएगी, 3 से 4 दिन में आपके पास डिलीवरी हो जाएगी। तो जो जो बच्चा मेरी किताब के लिए बोल रहा था, मैंने सबको बता दिया कि ऐसे ऐसे किताब आपको मिलेगी। ठीक है, कल आपका सेरेब्रम कंप्लीट हो जाएगा, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। कल मैंने क्लास रखवाई है आपकी, ठीक है ना बच्चा? जितना जल्दी हो उतना सही है। ओके, अनमोल कह रहे हैं मैम सही कहा, सबसे बड़ी बकवास है प्यार व्यार। हाँ जी सही बात है। सुरेश कह रहे हैं आपको कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसे होगा कुछ भी नहीं, हमें पता है। बस थोड़ा सा मैंने कहा ना, कुछ दिनों में बहुत अभी नई नई शादी हुई ना, समझ रहे हो? तुम लोग तो छोटे छोटे बच्चे हो, मेरे भाई बहन हो, तुम लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ, और किससे करें, समझ रहे हो आप? मैं अपने बच्चों से कुछ ऐसा ट्रांसपेरेंसी नहीं रखती, सब बता देती मैं, मतलब बच्चों से ऐसा नहीं है। ठीक है, तुम लोग भी तो बड़े हो गए, आगे चलकर तुम में से भी तो बहुत सारी लड़कियां हैं, आगे चल के शादी वादी करेंगी, तो पहले ही बता दे रही हो ना। ठीक है बच्चा, तो आपको किताब लेनी है तो आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से आज ऑर्डर कर लेना। और अगर किसी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है तो कल तो मैं क्लास लूंगी, तो कल मुझे क्लास में बताना आप कि कोई प्रॉब्लम आ रही हो मैम परचेज करने में, या प्राइस एंड ऑल, कोई भी कुछ भी चीज हो मुझे बताना, मैं आपके कल आपसे डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, चलो फिर कल हम, वैसे आपका ना ये चैप्टर बस 1 या 1.5 क्लास के बाद खत्म हो जाएगा, नर्वस सिस्टम। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। आजकल हर एग्जाम में रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। और जिस बच्चे ने यूपी पुलिस और सीपीओ का बोला है ना, मैं कुछ फैक्चुअल नोट्स मेरे पास पड़े हैं, वो निकालती हूँ, उनकी क्लास लेती हूँ, टाइप करवाती हूँ। ठीक है, चलो भाई, आज की क्लास मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। बढ़िया।